हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और डेली करंट अफेयर मैगजीन अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। यूपीएससी को स्पेशली ध्यान में रख के ये मैगजीन्स बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर आप इन्हें डेली पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन आपको इसको डेली पढ़ना होगा। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इसमें जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड से भी आपके काफी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। न सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि आपको इसके थ्रू जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हमारी लाइव क्लासेस आती हैं। लाइव क्लासेस पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पे आप बात करके और जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, वो आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं। इसके अलावा फटाफट सीरीज है जो कि क्विक एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है कि जब आपके एग्जामिनेशन पास आए तो आप उसको क्विकली पढ़ें और रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर जीएस पेपर वन का कल जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो उनको जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये एक पैट्रियट थे, जैसा हमें पता है कि वंदे मातरम इन्होंने ही लिखा था। और वंदे मातरम ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कंट्री को यूनाइट करने का काम किया। हमारा नेशनल सॉन्ग है। और इस बार वंदे मातरम का 150 ईयर जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। और इन्होंने इनकी जो नॉवेल थी आनंद मठ, उसमें इसको जो है वो लिखा था। फिर बाद में इसको जो है वो म्यूजिक दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इंडिया ने इसको एज ए नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है। और तो इन्हीं को मतलब जो है वो हमारे जो सब लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, सब ने जो है वो श्रद्धांजलि दी। फिर एक एंशंट स्टेप्ड रिजर्वायर, इसको जो है वो खोजा है एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजर्वायर है, एएसआई ने इसको एलिफेंटा आइलैंड के पास खोजा है जो कि मुंबई के पास में है। और बताया जा रहा है कि ये 1500 ओल्ड पुराना है। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। और ये 14.7 मीटर लॉन्ग है, 6.7 मीटर वाइड है। ठीक है। और 6.7 और 10.8 मीटर जो है वो पूरा चौड़ाई है इसकी। टी शेप में है ये। और अभी तक इसका जो एक्सकवेशन का काम हुआ है, ये 5 मीटर्स की डेप्थ तक का जो है वो हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टेप्स बने हैं ये स्टोन के हैं, स्टोन ब्लॉक से बने हैं। और इसको जो है वो मेन लैंड से ले आके बनाया गया है। काफी सिग्निफिकेंट ये डिस्कवरी है ये, मतलब। और कैसे जो है वो पुराने टाइम पे क्या जो वाटर को कैसे स्टोर किया जाता था, क्या एक स्ट्रक्चरल डिजाइन होता था। तो इस पे जो है वो एक ये प्रकाश डालता है। और इसमें अ, इसका जो खुदाई का काम था एएसआई के द्वारा, ये नवंबर 2025 से शुरू हुआ था। और अब इसमें 19 ट्रेंचेस जो हैं वो उनको जो है वो खोदा जा चुका है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3000 जो है वो शर्ट्स मिले हैं मेडिटेरियन ओरिजिन की। मेसोपोटामिया की भी इसमें चीजें हैं। और इसमें जार्स वगैरह मिले हैं जो कि वाइन कलेक्ट करने के लिए, ऑयल और इन सब के लिए यूज होता था। इसके अलावा इसकी खुदाई में जो है वो कॉइन्स मिले हैं जो कि कॉपर के हैं, लेड के हैं, सिल्वर के हैं। तो ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है। और भी चीजें आगे आने आने वाले टाइम में इसमें जो है वो मिलेंगी। ठीक है। तो अभी इसका ये चल रहा है एक्सकेवेशन का काम। एलिफेंटा आइलैंड की बात करें तो ये ईस्ट मुंबई जो है से 10 किलोमीटर दूर पे है। और ये अपने 5th और 8th सेंचुरी के रॉक कट केव टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1987 में। और इसका जो एंशंट नेम था इस आइलैंड का, वो घारापुरी था।
ठीक है। तो अब ये जो डिस्कवरी हुई है ओल्ड रिजर्वायर की, जो कि 1500 पुराना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो हिस्टोरिकल चीजें हैं इस आइलैंड की, इसको और बेहतर तरीके से समझने में जो है इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये है इसमें। अब जैसे मान लो जैसे कीवर्ड्स में दिया है कि एम्फोरे क्या होते हैं, तो ये जार्स होते हैं जो कि टॉल एंशियंट या ग्रीक रोमन जार्स हैं। नैरो नेक इसमें होता है। तो ऐसे पूछ दिया जाए कि ये किससे रिलेटेड है, एंशियंट सिविलाइजेशन से, ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है उसमें बनते हैं। फिर महाराष्ट्र में ही सॉयल सखी एक इनिशिएटिव है, और इसके तहत जो है वो फार्मर्स को जो उनका यील्ड है उसको बढ़ाने में जो है वो हेल्प मिल रहा है। साथ ही साथ सॉइल हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये महाराष्ट्र की, वेस्टर्न महाराष्ट्र की 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ड्रॉट प्रोन है, वहां पे जो है वो चीजें बेहतर हुई हैं। जो वुमेन है इनका भी एम्पावरमेंट हो रहा है। और ये जो सॉइल सखी इनिशिएटिव है ये 2023 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और इसमें मानदेशी फाउंडेशन एग्रीकल्चर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम इन्होंने ये शुरू किया था। माना जा रहा है ये कि जब से ये स्टार्ट हुआ है ये इनिशिएटिव, तब से जो रीजन है यहाँ पे काफी बेहतर हुई है चीजें। अर्निंग भी बढ़ी है लोगों की। जो सॉइल सखीज हैं इनको 10,000 रुपए, 8 से 10,000 रुपए जो है मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल का इनको अलाउंस दिया जाता है। ये सॉइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। फिर उससे जो है वो हेल्प मिलती है कि कैसे जो सॉइल क्वालिटी है इसको बेटर किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। और इसमें रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो ये सॉइल सखीज का काम है इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन है उसमें काफी रिडक्शन हुआ है। लगभग 988.37 टन का जो है वो कमी आई है। और ये जो है वो इससे सॉइल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्टिलाइजर्स के यूज में भी कमी आई है। ठीक है। और इसमें जो ये रीजन है, यहाँ पे इन जो सॉइल सखी प्रोजेक्ट है इसके तहत जो पोमेग्रेनेट फार्मर्स हैं, जो अनार की खेती करते हैं, जो मैंगो ग्रोवर्स हैं, उनको भी जो है वो काफी हेल्प मिला है। तो ये सॉइल सखी कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र का है। तो ये है। फिर इंडिया इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट जो है वो डिपार्ट किया इजिप्ट के लिए। और ये 4th एडिशन जो है वो इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 4 होगा यहाँ पे। और ये जो एक्सरसाइज है ये इजिप्ट के अनहास में होगी। 10 से 17 अप्रैल तक होगी। और इसमें 25 पर्सनल्स जो है वो गए हैं हमारे स्पेशल फोर्सेस यूनिट के। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उसको बेहतर करने में मिलेगा। एक म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। ठीक है। और जो मिलिट्री ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको भी समझने में बेहतर तरीके से ये हेल्प मिलेगा। तो अगर जैसे पूछते हैं कि साइक्लोन सीरीज जो है वो किस कंट्री के बीच का एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच का है। और ये 2020 से जो है वो चला आ रहा है। और इसके तहत जो इंडिया है और अरब वर्ल्ड के साथ जो इनका मैरीटाइम रिलेशन उसको बेहतर करने के लिए और काम कर रहा है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका कल इसका जो है वो 11 ईयर्स हो जाएगा 9 अप्रैल 2026 को। और ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनको जो है वो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, विलेजेस हैं, और इससे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको काफी हेल्प मिल रहा है। और लोगों का जो ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमिक, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशन बेहतर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर रहा है। कम्युनिटी लेवल पे सर्विसेज जो है वो बेहतर हुई हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो एक क्रेडिट गैप था, जो छोटे और जो मार्जिनल हमारे लोग थे बिजनेस, उनको नहीं मिलता था, तो उनको भी जो है वो कोई कोलेटरल फ्री लोन 20 लाख तक का प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक है? और ताकि ये अपना जो एंटरप्राइजेज़ है उनको बेहतर तरीके से काम जो है इसमें कर सकें। और 4 इसमें लोन कैटेगरीज़ हैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी है और इसमें जो है वो आपको लोन दिया जाता है अपने बिज़नेस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए और आप जब बेहतर अपना वो करते जाते हैं तो आपका रेटिंग जो है वो अच्छा होता जाता है, बेहतर होता जाता है। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये जो है ये माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इसके द्वारा ये एक सिडबी का एक सब्सिडियरी है तो इनके तहत ही जो इसको चलाया जा रहा है और अभी तक 40 करोड़ से ज्यादा का लोन सैंक्शन किया जा चुका है इसमें और जो इसकी योजना की सबसे प्रमुख बात ये है कि जो महिलाएं हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इसमें ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया गया है ताकि उनकी भी जो स्थिति है वो और बेहतर हो सके तो अभी जो शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस है इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें भी पूछा जा सकता है जैसे 4 क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स उसमें करके कि कब किसमें किस कैटेगरी में कितने तक का लोन है जैसे शिशु में 50,000 तक का है किशोर में जो है 5 लाख तक का है फिर 10 लाख तक का है फिर 20 लाख तक का है तरुण प्लस में तो इस तरह से जो है वो कभी कभी पूछ देते हैं ठीक है फिर यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूवल दिया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए और अरुणाचल प्रदेश के औंजा डिस्ट्रिक्ट में 1200 मेगावाट का कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका होगा और इसके लिए 14,105.8 करोड़ रुपए का जो है वो आउटले रखा है माना जा रहा है कि इससे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने में हेल्प मिलेगी ठीक है और कलाई 2 प्रोजेक्ट जो है वो ये लोहित रिवर बेसिन पे ये सीरीज है बन रहा है कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो उसी का एक पार्ट है ये और इससे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 50,000 मेगावाट तक का जो है बताया जा रहा है क्या इसका पोटेंशियल है और ये इससे जनरेट होगा और ये एनएचपीसी और इन्हीं सब के द्वारा जो है वो इसको इस पे काम जो है वो किया जाएगा फिर इंडिया का रेन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन से रिलेटेड एक आर्टिकल था और इसमें बताया गया है कि ग्लोबली थर्ड पोजीशन है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में ब्राजील को हमने पीछे छोड़ दिया है और ये जो डेटा आया है बताया जा रहा है कि हाईएस्ट एवर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी शेयर हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और टोटल जो डिमांड है हमारी उसका 51.5% जो है वो रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज से आ रहा है और मार्च 31 2026 तक जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से वो 283.46 गीगावाट के लगभग है और इसमें जो है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 274.68 गीगावाट है जैसे कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बाकी सारी चीजें और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो 8.78 गीगावाट है तो इसको और बेहतर करने पे जो है वो काम किया जा रहा है और जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एडिशन रहा 25-26 में ये रिकॉर्ड हाईएस्ट था 55.29 गीगावाट था जो कि एक हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज रहा है पिछले जो रिकॉर्ड था उसको उसने ब्रेक किया है फिर विंड एनर्जी सेक्टर में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली विंड एनर्जी में 6.05 गीगावाट का एडिशन हुआ कैपेसिटी एडिशन हुआ इसके अलावा हमारा मतलब यही है कि टोटल जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है क्षमता है वो बढ़ी है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है और 7 स्टेट हैं इसमें कंप्लीट कर लिया है इसने फेज 1 है और इससे जो हमारा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर हो रहा है बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को तो ये है इसके अलावा जो हमारा कैबिनेट है इसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी अप्रूव कर दिया है जिसके तहत हम जो है वो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे और हमारा जो एक उद्देश्य है कि हमें 2070 तक नेट जीरो इकोनॉमी बनना है तो उस एम को अचीव करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो एक प्रमुख रोल उसमें प्ले करेंगी फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चेयरमैन इन्होंने 7th एडिशन लॉन्च किया
एलिक्रामा 2027। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक शो होता है, दिल्ली में होता है ये। और इसको इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इंडिया का मतलब कहा जा रहा है कि काफी पोटेंशियल है, लीडिंग हम हाइड्रो पंप स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो एक प्ले कर सकते हैं, यूएस और जापान को सरपास कर सकते हैं। ठीक है। और अभी हमारा जो नंबर 2 और नंबर 3 है राइट नाउ जो सिचुएशन है, ये 22 और 27 गीगावाट का जो है वो हाइड्रो पंप स्टोरेज कैपेसिटी है। टोटल 7.5 गीगावाट का कैपेसिटी है। तो इसी उसको जो है वो इस जो एडिशन होगा ये 2027 में होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा, फरवरी में होगा। तो इसमें मीटिंग में काफी सारे एग्जीबिटर्स वगैरह आते हैं, ग्लोबली पार्टिसिपेशन जो है वो किया जाता है। और जो नेक्स्ट मतलब ईयर ये जो होगा समिट, इसमें जर्मनी एज अ पार्टनर कंट्री जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो यही है कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटी है उसको बेहतर किया जाए। और अगर हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इससे ये गवर्न होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। और ये जो आईईईएमए है या इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये 1948 में बना था। और ये मतलब बेहतर तरीके से जो इस सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, कैसे इनोवेशन को बढ़ावा देना है, इन सब पे जो ये काम जो है वो कर रहा है। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन्होंने बताया कि कंट्री का जो स्टील सेक्टर है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहा। और अभी हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। हमारा रिकॉर्ड जो है वो प्रोडक्शन रहा है कंजम्पशन और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ी है, इस वजह से स्टील सेक्टर में भी काफी ग्रोथ हुआ है। और जो क्रूड स्टील का आउटपुट है वो बढ़ा है 10% के लगभग। और 25-26 में ये 168 मिलियन टन रहा। और जो फिनिश्ड स्टील का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, और 35.9% बढ़ा है। और अप्रैल से लेके मार्च 2026 का जो पीरियड है इसमें 6 मिलियन टन से ज्यादा जो फिनिश्ड स्टील है उसका एक्सपोर्ट किया गया। और इम्पोर्ट में जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो जो हमारी टोटल स्टील कैपेसिटी है वो बेहतर रही है। और गवर्नमेंट ने बताया है कि 2030 तक जो है वो 300 मिलियन टन जो है वो प्रोजेक्शन है कि हमारा स्टील कैपेसिटी हो जाएगी। आरबीआई इन्होंने अपना जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है इसको अनचेंज रखा है। और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आई है, जो करंट फिस्कल है अभी पहला इनका बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज किया गया। और इसमें जो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये 5% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट इसको भी एज इट इज 5.50 जो है वो रखा गया है। आरबीआई ने कहा है कि हमारा जो इकॉनमी है स्ट्रांग है। और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 4.6 लगभग रहने की जो है वो उम्मीद है। तो इसी को देखते हुए अभी कुछ भी ऐसे चेंजेस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं किए गए हैं। फिर वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है इसकी वजह से मेडागास्कर मेडागास्कर की गवर्नमेंट ने एक स्टेट ऑफ एनर्जी एनर्जी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। और पूरी जो टेरिटरी है इनकी 15 डेज के लिए, क्योंकि फ्यूल सप्लाई जो है वो उसमें रुकी हुई है, इसकी वजह से कंट्री में काफी इफेक्ट पड़ रहा है। इसके ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका एक पूरा असर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी भी जो है वो काफी इसमें प्रभावित हुआ है। और मेडागास्कर की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका का एक आइलैंड नेशन है, जो कि इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे काफी डिपेंड करता है अपनी एनर्जी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। तो चूंकि अभी पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जो सप्लाई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन नहीं था, तो अभी उसमें प्रभाव पड़ा है। और अभी कल से सीज फायर जो है वो कहा गया है कि 2 हफ्ते का 2 वीक्स का जो है वो एक रोक लगा है, तो अटैक्स नहीं करेंगे कंट्रीज। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कंडीशन अभी फिलहाल होती है।
इंडिया का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि कालपक्कम में हमारा ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया। तो इसी पे एक आर्टिकल था, इसमें काफी बेहतर तरीके से सारा एक्सप्लेन किया गया है। 6 अप्रैल को हमने ये अचीव किया है। और अगर हम क्रिटिकलिटी की बात करें, तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो क्रिटिकल कब हो जाता है, जब एक जो चेन रिएक्शन होती है ये अपने आप को सस्टेन करने में जो है वो सक्सेसफुल जो है वो हो जाती है। और जो रिएक्टर इंजीनियर्स होते हैं वो देखते हैं कि कैसे जो है मतलब एक पूरा इसमें काम करते हैं, जो फ्यूल वगैरह का जो कंपोजिशन उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे जो है वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा और न्यूक्लियाई जनरेट कर रहे हैं, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर उसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काफी क्रिटिकल स्टेज जो है होती है। ठीक है, अब और एक बार जब कोई रिएक्टर क्रिटिकल हो जाता है तो माना जाता है कि एक स्टेबल स्टेट में पहुंच गया है, स्टेबल स्टेट में पहुंच गया, लेकिन कमर्शियली अभी वायबल जो है वो नहीं है। तो मतलब लेकिन फिर भी ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और ये हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये 3 स्टेज का एक प्रोग्राम है। और अगर हम इसकी बात करें तो होमी भाभा थे, उन्होंने एक हमारा ये देखा था कि इस तरह का हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ये 3 स्टेजेस में चलेगा। हमारे यहाँ थोरियम के रिजर्व्स काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू यूरेनियम। तो कैसे हम थोरियम को यूटिलाइज कर सके, इसीलिए हमने जो है वो एक 3 स्टेजेस का प्रोग्राम बनाया है। और अभी जो हमारे रिएक्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये बेसिकली सारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। और इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये न्यू जो नेचुरल यूरेनियम है जो हम बाहर से लाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके फिशन को। और अ, ये इन एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इसका जो काफी सब जो वो होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ही फ्यूल का यूज करता है, बाकी जो है वो अनयूजेबल रहता है। ठीक है, और जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। और फ्यूल यूज जो रेट है इसका काफी बेहतर होता है, 10% से ज्यादा का रहता है। और इसमें बताया गया है कि इसका जो जो फास्ट बीटर रिएक्टर का, अब जैसे जो ये चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी कि इसका फ्यूल कंसिस्ट होता है प्लूटोनियम का बनता है ना, यूरेनियम का नहीं होता है। जिसमें रिएक्टर कोर है वो एक डिप्लीटेड यूरेनियम का ब्लैंकेट से जो है वो बना जाता है, और जब फास्ट न्यूट्रॉन जो है ब्लैंकेट पे बॉम्बार्ड करता है, तो ये जो यूरेनियम न्यूक्लाई होता है वो प्लूटोनियम न्यूक्लाई में जो है वो बनता है। और इसको प्रोसेसिंग किया जाता है और फर्दर इसको न्यूक्लियर फ्यूल की तरह जो है वो यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। और आगे आने वाले हमारा जो है टाइम, इसमें जो है ये एक बेहतर और तरीके से काम करेगा और लास्ट स्टेज तक पहुंचने में हमको ये हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। नवी मुंबई म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, इनका एक टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी है। और इसके तहत ये काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है पहले भी आ चुका है। और कैसे जो है वो जो टेक्सटाइल वेस्ट है उसको हम रिकवर करके उस पे काम कर सकें, तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग 7.8 मिलियन मीट्रिक टन का जो है वो पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट हर साल जनरेट करता है। काफी बड़े पैमाने पे ये जनरेट होता है। और साड़ी से लेके डेनिम वगैरह, लेनिन वगैरह सबका जो है वो होता है। और कैसे इस वेस्ट को हम कंज्यूम कर सकें फर्दर, इस पे इन्होंने काम किया। और नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक लीड रोल इसमें जो है वो प्राप्त किया है। और इन्होंने एक पूरा मैनेजमेंट दिखाया, एक सिस्टमैटिक इंटरवेंशन किया। तो इस तरह से इन्होंने इंडिया का पहला म्युनिसिपल टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी ये बेलापुर, नवी मुंबई में जो है वो एस्टेब्लिश किया। और इसके तहत ये जो है वो कलेक्ट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं। और इससे जो है वो जो टेक्सटाइल वेस्ट है उसको फिर बेहतर तरीके से रिकवर करके और फर्दर यूज के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। जो सुटेबल फैब्रिक जो होता है उसको जो है ये बैग्स बनाने में, मैट बनाने में, एक्सेसरीज बनाने में,
ठीक है, इसको में हेल्प करते हैं और इससे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वुमेन रिलेटेड, उनको भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है, उनका पूरा जो लाइफ है वो और बेहतर हो रहा है। और ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही जो है इस पे पूरा काम जो है वो कर रहा है, जिसके तहत फ़ोकस है कि जो हमारी सिटीज़ उनको गार्बेज फ्री बनाया जा सके, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अचीवमेंट इनका रहा है। फिर इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है अपना, ये एक इनका बिडिंग ये करने वाले थे कि हमारे यहाँ सीओपी 2028 को होस्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो न्यूज आया है उसमें यही है कि अभी नहीं करेगा बिडिंग। और सीओपी 30 अभी ब्राजील में हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर। और इस बार का 2026 का टर्की और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंटली होस्ट करेंगी। और 2027 का जो समिट है ये इथियोपिया में होगा। तो माना जा रहा है कि 28 का के लिए जो है वो इंडिया बिडिंग कर रहा था, बट अभी इंडिया ने अपने आप को हटा लिया है। तो अभी एक साउथ कोरिया जो है वही उसने किया है, तो मे बी उनको वो मिल जाएगा और 2028 का जो है वो साउथ कोरिया में होगा। फिर अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कहा जा रहा है कि इसको ओपन कर दिया है कमर्शियल शिपिंग के लिए। ईरान जो है वो एग्री कर गया है कि ये अलाउ करेगा सेफ पैसेज। और यूएस के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, 10 पॉइंट्स पे को लेके एग्रीमेंट हुआ है। तो माना जा रहा है कि अभी सस्पेंशन रहेगा 2 वीक्स तक, कोई बॉम्बिंग वगैरह नहीं रहेगी। तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक क्रूशियल पॉइंट है, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। यहीं से जितनी भी जो शिप्स वगैरह है वो आती हैं, जो ऑयल वगैरह है इसी रास्ते से पूरा होके जाता है। तो चूंकि वॉर चल रहा था तो ये ओपन नहीं था, इसकी वजह से काफी क्राइसिस हुआ है। तो फिलहाल जो एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी ये इनको कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए ये ओपन इसको करेंगे। फिर इंडियन नेवी का वॉरशिप है आईएनएस त्रिकन। ये केन्या के मोम्बासा में जो है वो पहुंचा है। और बाइलेटरल टाइज जो है वो इंडिया और केन्या की, उनको बेहतर करने के लिए ये काम करेगा, एक कॉपरेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। और मोम्बासा से डिपार्ट करके ये पैसेक्स एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। और इसकी काफी सारी यूनिट जो केन्या नेवी है उसके साथ अपना ये वर्क जो है वो करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी काफी टाइम से वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो रशिया ने वहां पे मीडिएट एज ए मीडिएशन जो है वो काम किया। और दोनों ही कंट्रीज ने एग्री किया है कि ये जो है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में अभी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वॉर था, और डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उस लाइन को कहा जाता है। यहाँ पे जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये मिलिटेंट ग्रुप है, उसका ये होम है। और ये कहते हैं पाकिस्तान की यहाँ से ये काम कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की टेरिटरी से। उसी के चलते इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया था। अभी पिछले 2 हफ्ते जब से ये शुरू हुआ था, वेस्ट वॉर, वेस्ट एशिया का वॉर, यूएस इजराइल और ईरान का, तभी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी वॉर चल रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे भी जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है फिलहाल अभी नहीं करेंगे। सेकेंड एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, SMOPS 2026। और इसका थीम है इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट। और ये 8 से 10 अप्रैल तक बेंगलुरु में होगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इनके द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें इसका जो एक एम है वो यही है कि जो वाइड रेंज जो टॉपिक्स होते हैं, जिसमें कि कैसे मिशन का ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है, कैसे डिजाइन करना है मिशंस को, कैसे जो लार्ज स्पेस फ्लाइट्स, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन उस पे काम करता है, स्पेस रोबोटिक्स पे पूरा पॉलिसी कैसे बनानी है, तो इस पे ये सारा जो है ये टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा, काम करते हैं ये, ताकि इस में जो है वो बेहतर तरीके से चीजें और हो सके। ठीक है। और इन्होंने इसके पहले भी जो है वो इस पे काफी बेहतर तरीके से काम किया है। और जो भी हमारे के कई सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, इसमें मंगलयान मिशन पे इन्होंने काम किया है, चंद्रयान 3 पे काम किया है, आदित्य L1 का जो रेंजियन पॉइंट पे से स्टडी करने का है उस पे काम किया है। तो एक लीडिंग रोल जो है वो ये इसमें प्ले कर रहे हैं।
और इसको ऑर्गेनाइज करने में। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है ये भी। फिर आर्टेमिस 2 मिशन, इनका भी न्यूज आया है कि इन्होंने भी एक फिर से इतिहास रचा है। और पहला फर्स्ट एवर शिप टू शिप कॉल हुआ बिटवीन ह्यूमन मून मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जैसा हमें पता है कि आर्टेमिस मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल को। और वो अभी इन्होंने जो है वो लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो कंप्लीट कर चुका है। इन्होंने कल ही एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसके तहत जो स्पेस क्राफ्ट है ये 2,52,752 माइल्स का जर्नी जो है वो इन्होंने किया, जो कि अभी तक का किसी भी ह्यूमन के द्वारा, मतलब ह्यूमैनिटी के द्वारा सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस है। इसके पहले जब अपोलो 3 के तहत जो है वो लैंड किया था, तो उस टाइम पे 248,655 माइल्स का जो है वो ट्रेवल इन्होंने किया था। तो पहली बार है कि अर्थ से इतना दूर जो है वो ह्यूमंस जो है वो उन्होंने ट्रेवल किया है या कर रहे हैं। तो इसी में इन्होंने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पे नासा ने एक बातचीत करवाई, मिशन कंट्रोल ने इनमें। और इसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं अभी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत, इन्होंने जो क्रू मेंबर्स हैं ऑन बोर्ड आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उनसे जो है वो बातचीत की। तो ये भी एक मतलब ये इनका पहला जो है वो इस तरह का वो चीज जो है वो हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो 25th ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, ये तेहरी लेक में होगा और उत्तराखंड में। और ये जो है वो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 11 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें 440 एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पूरी कंट्री से 19 पुलिस टीम्स जो है वो इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये डिफरेंट चैंपियनशिप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि पुलिस पर्सनल्स में जो है वो फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके, स्पोर्ट्स को जो है वो और प्रमोट किया जा सके। टहरी लेक है ये आर्टिफिशियल जो है वो लेक है, रिजर्वायर है उत्तराखंड में। ठीक है। और तो ये जो मतलब यही था आज का सारा। तो सारा ये आज का करंट अफेयर्स था। और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।